जय भीम दोस्तों। आज का ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण है SC/ST एक्ट की जो बुक है उसका हम ऑडियो बुक बनाने जा रहे हैं। उसका लॉन्चिंग आज से शुरू कर रहे हैं और साथ में दूसरी भी एक ऑडियो बुक हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है धम्मपद। धम्मपद ऑडियो बुक का 2 पार्ट ऑलरेडी मेरी YouTube चैनल पर लॉन्च हो चुके हैं। जो फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे भी जुड़िए, उस पर भी ये ऑडियो बुक रखी जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी रखी जाएगी और यूट्यूब पे भी रखी जाएगी। तीनों ही लिंक मैं रोज आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। और सभी लोगों से निवेदन है कि जो SC/ST एक्ट की जो बुक है वो बुक आपको शुरुआत से ही सुननी पड़ेगी और शुरुआत से सुनोगे तभी आपको पता चला कि SC/ST एक्ट में कौन से कायदे हैं और इस बुक को बनाने का कारण क्या था और एट्रोसिटी एक्ट बनाने का कारण क्या था। ये बुक जब तक आप पूरी सुनोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। रोज का रोज मैं 5-10 मिनट तक आपको ये ऑडियो बुक बना बनाकर आप तक भेजूंगा। आपकी जिम्मेदारी है इसे हर घर तक पहुंचाइए ताकि सब कायदे कानून से जानकार बने। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रकाशक से 2 गेंदें। यह पुस्तक न केवल SC/ST बल्कि OBC और जनरल जैसे सभी समुदाय के लोगों के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। शारोत पब्लिकेशन किताबों के माध्यम से जन जागरूकता का काम करता है। यह हमारे प्रकाशन की चौथी पुस्तक है। समाज में भावना और समझ की कमी के संबंध में हर वर्ष एक पुस्तक प्रकाशित करना हमारा नियम है। SC/ST एक्ट को लेकर दलितादिवासी समाज समेत अन्य समाजों में जागरूकता की घोर कमी है। सोशल मीडिया पर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध। यहां तक कि समाज के नेता भी जब टीवी डिबेट में जाते हैं तो इस कानून के बारे में काफी अनभिज्ञ होते हैं या फिर उन्हें अपर्याप्त जानकारी होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कानून क्यों लाना पड़ा, इसलिए हमने इस पुस्तक को 6 अध्यायों में तैयार किया है। सदियों के अत्याचार, सामाजिक सुधार कार्यक्रम, 1947 में देश की आजादी के बाद SC/ST की स्थिति और ऐसा क्या हुआ कि 1947 से 42 साल बाद यानी 1989 में यह कानून हमारे द्वारा पारित किया गया, बनाना पड़ा। ये सब आपको इस किताब में पता चलेगा। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि SC/ST पर अत्याचार के लिए लड़ने वाले पुलिस अधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं का पुलिस कार्रवाई से क्या लेना देना है, इसमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो पीड़ितों को कैसे पता? इसलिए पुलिस जांच की जानकारी का एक चैप्टर भी रखा गया है ताकि हर कोई समझ सके कि अत्याचार की स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए और आप उस प्रक्रिया का पालन करें। कर सकना। कुछ कार्यकर्ताओं के संपर्क नंबर भी दिए गए हैं ताकि आप उस व्यक्ति से संपर्क कर सकें और उनकी सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक के लिए अधिवक्ता अशोक सम्राट भाई ने अपनी पुस्तक का उपयोग करने की अनुमति दी है, जिसमें से पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने एक पूरा अध्याय लिया गया है। हम भाई श्री अशोक सम्राट और उनकी संस्था भारतीय संविधान अधिकार ज्ञान सभा के बहुत आभारी हैं। डॉ. कल्पेश वोरा SC/ST एक्ट पर कानून में PhD कर दिया है। यह पुस्तक उनके ज्ञान और अनुभव के कारण ही संभव हो सकी है। उनका लाभ समाज को मिलता रहे और वे ऐसी ही समाजोपयोगी पुस्तकें लिखते रहें। अब हमारा प्रत्येक जागरूक नागरिक से अनुरोध है कि इस पुस्तक को गांवों में रहने वाले प्रत्येक पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और विशेषकर SC/ST तक पहुंचाएं। आपको 25 से ज्यादा किताबें आधी कीमत पर मिलेंगी। यदि आपको इस पुस्तक को पढ़ने से कोई लाभ मिलता है तो पुस्तक के लेखक डॉक्टर कल्पेश वोरा 9,87,99,24,644 को धन्यवाद देना न भूलें।
जय भीम जय भारत। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम का इतिहास। भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न सांस्कृतिक भूमिकाओं और विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं वाला एक उपमहाद्वीप है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसका संविधान भी सर्वोच्च है, जो इसकी प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से बंधा है। हालांकि इसके विशाल भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के अपने अपने स्थानीय कानून भी हैं। इसी तरह इसमें अलग अलग पंथ समुदायों और पर्सनल लॉ के लिए अलग अलग कानून हैं। विभिन्न समाजों की अपनी विशिष्ट पहचान और आचार संहिता भी होती है। इन सब में भारत की अनुसूचित जाति और जनजाति की दुखद कहानी प्रमुख है, और वह भी सदियों पुरानी। भारतीय गणतंत्र के संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी के बावजूद यह समाज आज भी भारत में पीड़ित है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से तथा ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इस समाज को अछूत माना गया है। इसे अत्यंत अवर्ण, पंचम तथा गांधीजी के शब्द हरिजन भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता। इतिहास की दृष्टि से प्राचीन काल में भारत में कानून की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। पुराण ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें वंशाश्रम धर्म की व्यवस्था के 4 चरण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण सर्वोच्च स्तर पर और शूद्र निम्नतम स्तर पर था, जिसमें शूद्रों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, और वह भी धर्मिकता के नाम पर। प्राचीन अपौरुषेय ग्रंथ, जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। ब्राह्मण का मुख मासिक होता है, भुजाएं राजसी होती हैं, जांघें वैश्य पद्म से बनी होती हैं और शुदात का जन्म होता है। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जंग से और शूद्र उनके पैरों से पैदा हुए थे। मनुस्मृति में वेदों का अनुसरण किया गया है, बताया गया, परंतु ज्ञान के लिए लोगों को मुख और भुजा का रूप दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का अस्तित्व समाप्त हो गया। ब्रह्मा ने स्वयं जनसंख्या वृद्धि के लिए अपने मुख से ब्राह्मण, अपनी भुजाओं से क्षत्रिय, न्याय से वैश्य और अपने पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। मनुस्मृति के अलावा अन्य हिंदू ग्रंथ जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण संहिता के साथ साथ पुराण शूद्र और अत्यंत वर्ण, अवर्ण को निचले स्तर पर रखते हैं, जिसके प्रचुर श्लोक प्राप्त हुए हैं। इस दृढ़ धार्मिक मान्यता के कारण कि सभी धर्म ग्रंथ ईश्वर निर्मित, पवित्र और अपरिवर्तनीय हैं, जातिवाद ने अपना अस्तित्व बनाए रखा है। यहाँ तक कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी 1936 में जाति उन्मूलन के अपने प्रसिद्ध लाहौर भाषण में इसे स्पष्ट किया था। जब तक हिंदू धर्म ग्रंथों की पवित्रता में आस्था नहीं रहेगी, तब तक हिंदुओं के आचरण में कोई बदलाव नहीं आएगा। जिस प्रकार भगवान बुद्ध और गुरु नानक ने धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को नकारा, उसी प्रकार हिंदू समाज ने अपने धर्म ग्रंथों को प्रामाणिक मानने से इनकार कर दिया। 1 ऋग्वेद दशम मंडल 9:12 पुरुष सूक्त 10 सितंबर 2012। 2 मनुस्मृति 1:31 संपादक जनार्दन झा, हिंदी संस्करण को अस्वीकार कर देना चाहिए। हिंदू समाज में जो बुराई है वह उनका धर्म है, और इसी धर्म से जाति वर्ण की पवित्रता का जन्म होता है। आप में इसे स्पष्ट रूप से कहने का साहस होना चाहिए। समाज सुधार। भारत में अनुष्ठानों और नियमों के इतने संक्षिप्त विवरण के बाद जब भारत में हुए कुछ सामाजिक सुधारों के विवरण की जांच की जाती है, तो अस्पृश्यता के मामले में निराशा मिलती है। समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह, बालिका शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, दूध पीना जैसी प्रथाओं के खिलाफ आदि सामाजिक बुराइयों के संबंध में सराहनीय कार्य किए हैं। लेकिन अस्पृश्यता निवारण को लेकर कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ।
बेशक स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक स्वामी सहजानंद 1781 से 1830 और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 के अछूतों को स्वीकार करने के कुछ प्रयासों को उम्मीद की किरण कहा जा सकता है। काले बादल का निःसंदेह यह भी महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रयास अंग्रेजों के आने के बाद किए गए। ब्रिटिश शासन को पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव कहा जा सकता है। समानता की शुरुआत ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान सभी को समान मानने के लिए कानून थे, क्योंकि ब्रिटिश लोग कानून के शासन और कानून के शासन के समर्थक थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1833 के चार्टर में यह भी घोषित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किसी भी स्थान पर सभी विषयों की नियुक्ति में धर्म, जन्म स्थान, निवास के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित एक सम्मेलन 1814 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने 1843 के एक अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने सती प्रथा और ठग की कुरीतियों को दूर किया, लेकिन वे भी भारत के हिंदुओं द्वारा भगाए गए अमानवीय लोग हैं। 3. जाति विनाश 2 अम्बेड मध्यम 5.6 छुआछूत की प्रथा को खत्म नहीं किया जा सका। ब्रिटिश कंपनी ऐसा कोई भी उद्यम करने के लिए तैयार नहीं थी जिससे उसके हितों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि इससे उनकी सत्ता को खतरा पैदा हो गया था। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन ने ऊंची जाति के हिंदुओं की जिद के आगे झुकते हुए सेना में अछूतों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण समानता आई। शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार पर यह शर्त लगाई कि कंपनी सरकार भारतीय लोगों की शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करेगी। लेकिन स्थिति और प्रक्रिया को संतोषजनक न पाते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1834 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकल 1800 से 1859 नामक शिक्षाविद को भारत भेजा। लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले ने 1835 में एक ऐसी शिक्षा नीति लागू की जिसका प्रभाव पूरी हिंदी जनता पर पड़ा। कंपनी सरकार के बंगाल, मुंबई, मद्रास के 3 जिलों में अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी कॉलेज शुरू किए और घोषणा की कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कंपनी की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार केवल ब्राह्मण स्वर्णों को शिक्षित करने वाली रूढ़िवादी विधर्मी शिक्षा प्रणाली को तोड़कर सभी के लिए शिक्षा का सिद्धांत लागू किया गया। निःसंदेह भूदेव क्रोधित हो गए। उसे अपना धर्म फिसलता हुआ महसूस हुआ। सीखने के अपने 1000 साल के एकाधिकार के अंत से दुखी होकर वह चिल्लाया, लेकिन उन्होंने कंपनी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं किया, क्योंकि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग सुधारवादी विचारधारा वाले थे। इसके विपरीत लंबे समय तक ब्राह्मणों ने ही अंग्रेजी शिक्षा स्वीकार की और ब्राह्मण ही कंपनी सरकार में प्रमुख पदों पर आसीन रहे। मानवतावादी मैकाले सभी को समान शिक्षा देकर ही नहीं रुके। उन्होंने देखा कि भारत में कोई सच्ची न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है। भारत आने से पहले 1833 में उन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी पीड़ा व्यक्त की। IMP प्री जितना कहा गया, भारत में भूदेवों, ब्राह्मणों और काजियों, मुल्ला मौलवियों का शासन चलता है। यहाँ मुसलमान कुरान, शरीयत द्वारा और हिंदू स्मृति, सविशेष मनुस्मृति द्वारा शासित होते हैं, जिसमें न्यायनीति का सर्वथा अभाव है। 1837 में भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय दंड संहिता, भारतीय आपराधिक संहिता का मसौदा तैयार किया,
जिसे 1856 में संशोधनों के साथ अंतिम रूप दिया गया। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद इसमें रुकावट आ गई और 6 अक्टूबर 1860 को 511 धाराओं के साथ भारतीय दंड संहिता लागू हुई, जिससे रानी और मेहतरानी को कानून की नजर में राजा और दर्जा के बराबर बना दिया गया। समानता शुरू होती है। निस्संदेह 1873 के विनियमन अधिनियम ने 4 न्यायाधीशों, 1 प्रमुख, 3 सहयोगी के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की। इस प्रकार मनुस्मृति ने जाति आधारित असमान अन्याय को दूर किया और समानता के कानून का शासन स्थापित किया। यही कारण है कि कलकत्ता को कानून की भूमि कहा जाता है। मैकाले ने स्थापित किया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी बॉबी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा सॉल्वर क्यों न हो। परिणामस्वरूप भारत में हजारों वर्षों के बाद 4 अगस्त 1875 को महाराज नंदकुमार नामक एक ब्राह्मण को फांसी पर लटका दिया गया। मनुस्मृति हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण अशुद्ध हैं, इसका ब्राह्मणों ने कड़ा विरोध किया। परंतु कानून के शासन के सिद्धांत पर चलने वाली ब्रिटिश सरकार ने उनके विरोध पर कोई विचार नहीं किया। राघोबा को नारायणराव पेशवा की सिर्फ इसलिए हत्या करने का दोषी ठहराया गया क्योंकि वह ब्राह्मण था। उसे मौत की सजा देने के बजाय निर्वासित कर दिया गया था।